तो अब बात करेंगे सबसे पहले बुलेटिन में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट खेलने या ना खेलने के बड़े सवाल पर। तो पुलवामा हमले के बाद वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगा या नहीं, इस पर क्रिकेट प्रशासकों की समिति COA ने फैसला सरकार पर छोड़ दिया है। COA प्रमुख विनोद राय ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने या नहीं खेलने पर सरकार जो निर्देश देगी BCCI उसे मानेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर सरकार से चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि अभी वर्ल्ड कप में 3 महीने का वक्त है। विनोद राय ने कहा कि अभी यह फैसला लिया गया है कि ICC को पाकिस्तान से जुड़ी चिंताओं से अवगत कराया जाए, आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों के साथ भविष्य में संबंध नहीं रखा जाए और इस मुद्दे पर ICC की बैठक में चर्चा की जाएगी। वर्ल्ड कप में इंडिया 19 जून का मैच खेलेगी या फिर ऐसी बात है BCCI कहेगी ICC को कि हम नहीं खेलेंगे, अगर पाकिस्तान खेलती है वर्ल्ड कप में हम बहिष्कार करेंगे, ऐसी बात है? आप बात नहीं समझे हमारी। हाँ। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो डिसीजन, वो निर्णय जो लिया जाएगा वो गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके लेंगे, उसके लिए 3 महीना टाइम है। नहीं तो BCCI तैयार है इस स्टैंड के लिए अगर गवर्नमेंट कहती है? नहीं, BCCI अपनी तरफ से ओपन है। हमारी बात सुनिए। हाँ, जो गवर्नमेंट निर्णय लेता है वो बाकी सब बॉडीज को फॉलो करना। नहीं, लेकिन आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे अगर गवर्नमेंट बोलती है आपको कि आप वर्ल्ड कप से नहीं खेलिए, तो ये पॉसिबल है क्योंकि ICC आप हाइपोथेटिकल है। वो अभी सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? हमको निर्णय ले लेने दीजिए ना पहले, उसके बाद आप पूछिएगा हमसे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर का भी बयान आया। शशि थरूर ने पाकिस्तान से मैच खेलने की वकालत कर दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बहिष्कार करना बुज़दिली है जिस पर सियासत गर्मा गई है। At the height of the Kargil war in 1999, India played Pakistan in the Cricket World Cup. To forfeit the match this year, as so many are clamoring for, would not just cost 2 points. It would be worse than a surrender, since it would be defeat without a fight. We should not make cricket a substitute for other actions that our government should be able to take. वही RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि पुलवामा में जो हुआ हम उसका जवाब चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि क्रिकेट को बंद कर दिया जाए। पुलवामा में जो हुआ इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोग इसका जवाब भी चाहते हैं, इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन क्रिकेट को जोड़ करके अगर इसमें आपसी में खेलने ना दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। क्रिकेट मैच से आप देखिए ना, फिर पहले भी अटैक्स हुए, फिर भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेला कि नहीं खेला, फिर अटैक हुए, फिर रोक लगी, फिर खेले, तो इससे कोई ठोस कारण तो नहीं निकलता। खेल बंद नहीं होना चाहिए। और देखिए खेल क्यों बंद होना चाहिए, खेल कूद क्यों बंद होना चाहिए? तो BCCI एक तरफ सरकार पर फैसला डाल रही है, जबकि सरकार में शामिल मंत्री BCCI पर अब इसका फैसला डाल रहे हैं। जी हां, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जिस जमीन पर आतंकवाद की खेती हो रही हो उसके साथ क्रिकेट का मतलब ही नहीं बनता। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फैसला BCCI को करना है। जिस धरती पर आतंकवाद की खेती हो रही हो, उस आतंकवाद की खेती पर पिच बना करके और क्रिकेट नहीं होते। ये निर्णय BCCI को करना है, जो क्रिकेट से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनको करना है। लेकिन देश का यही मानना है कि आतंकवाद की खेती हो रही है जिस धरती पर, उसको आप जो है वो क्रिकेट की पिच कैसे बना सकते हैं। उधर इस मुद्दे पर सचिन तेंदुलकर का भी बयान आ गया है। सचिन ने ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलकर उसे फ्री में 2 अंक देने का मतलब नहीं बनता। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत ने विश्व कप में हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है, अब फिर से उन्हें हराने का वक्त है। सचिन ने कहा कि मैं निजी तौर पर उन्हें 2 अंक देना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि इससे टूर्नामेंट में उन्हें मदद मिलेगी। हालांकि उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा है कि उनके लिए भारत सर्वोपरि है और देश जो भी फैसला करेगा उसका वो तहे दिल से समर्थन करेंगे। उधर पुलवामा आतंकवादी हमले की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने निंदा की है। पाकिस्तान और जैश के खिलाफ वाले निंदा प्रस्ताव पर चीन ने भी दस्तखत किए हैं। सुरक्षा परिषद ने पुलवामा के गुनहगारों को सजा दिलाने की जरूरत पर जोर दिया है। इसे सुरक्षा परिषद में भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी जैश ने ली है। भारत जैश सरगना मसूद अजहर को UN से आतंकवादी घोषित करने की मांग करता रहा है, लेकिन चीन इसमें रोड़े अटकाता रहा है।
हालांकि बाद में चीन की तरफ से सफाई भी आई है। चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह आतंकवाद पर कोई फैसला नहीं है, इसलिए इसे तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का एक बार फिर से घेराव किया। एक तस्वीर शेयर करते हुए राहुल ने दावा किया कि पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद भी नरेंद्र मोदी शूटिंग में बिजी रहे। उन्होंने ट्वीट किया कि पुलवामा में 40 जवानों की शहादत की खबर के 3 घंटे बाद भी प्राइम टाइम मिनिस्टर फिल्म शूटिंग करते रहे। देश के दिल और शहीदों के घरों में दर्द का दरिया उमड़ा था और वो हंसते हुए दरिया में फोटोशूट पर थे। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी फेक न्यूज फैलाना बंद करें। जिस फोटो को राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं वो फोटो सुबह की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया में सोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और वैश्विक आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है। फिलहाल बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी फेक न्यूज फैलाना बंद करें। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया में सोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और वैश्विक आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है। सोल शांति पुरस्कार पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के 14वें शख्स हैं। इस सम्मान को पीएम मोदी ने देश की जनता को समर्पित किया है और कहा कि अभी आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। The time has come for all those who believe in humanity to join hands to completely eradicate terrorist networks and their financing, supply channels and counter terrorist ideology and propaganda. उधर मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF ने पाकिस्तान पर सख्ती दिखाई है। संस्था ने पाकिस्तान को आदेश दिया है कि अक्टूबर तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अपना पक्ष साफ करे। पाकिस्तान पहले से ही FATF की ग्रे लिस्ट में है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कहा कि पाकिस्तान पहले ही टेरर फंडिंग के खिलाफ कई वादे कर चुका है, लेकिन अब उसे एक्शन प्लान और टाइम टेबल देना होगा। भारत ने FATF से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की है। That we condemn the violent terrorist attacks that led to the loss of more than 40 Indian security forces in Pulwama and in Jammu and Kashmir. With regard to Pakistan, they are in the process with the FATF. I'm not going to delve into the details, but we've made very, very clear the steps that they agreed to as part of their high-level commitment to the organization. To resolve a number of outstanding regulatory and enforcement deficiencies related to the financing of terrorism. वही FATF के फैसले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पेरिस से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संजय सूरी। संजय, बताइए इस बारे में और क्या जानकारी है? यहाँ पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सभा के बाद संकेत साफ है। पाकिस्तान पर भारी दबाव पड़ा है कि वो सुधर जाए और आतंक को पैसे और अन्य तरीकों से सपोर्ट ना करें। FATF ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि ग्रे लिस्ट में होने के बावजूद पाकिस्तान को अभी तक ये समझ नहीं आया है कि उसे जैश ए मोहम्मद और इस तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह नहीं देनी चाहिए और इनके लिए सपोर्ट समाप्त करना पड़ेगा। इन तौर तरीकों से पाकिस्तान बाज ना आया तो उसे अक्टूबर में ब्लैक लिस्ट में धकेल दिया जाएगा अवश्य। न भूलें कि इस प्रकार की कड़ी चेतावनी देने वालों में चीन भी शामिल है, जो कि FATF का वाइस चेयरमैन है। ये जो पाकिस्तान पर हमले चल रहे हैं, इन संस्थाओं में मुमकिन है कि किसी बॉर्डर पर हमले से ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। वह यूपी ATS ने जैश ए मोहम्मद के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को सहारनपुर में गिरफ्तार किया है। कश्मीर के रहने वाले इन संदिग्ध आतंकवादियों के पास 32 बोर की 2 पिस्टल और 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। यूपी पुलिस का दावा है कि दोनों आतंकवादी जैश के लिए भर्ती का काम करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक पुलवामा हमले के बाद यूपी ATS ने संदिग्धों पर नजर रखने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, जिसके तहत ATS ने शहनवाज तेली और आकिब अहमद मलिक को गिरफ्तार किया है।
उधर देश के अलग अलग हिस्सों में कश्मीरियों पर हो रहे हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने राज्यों से मुख्य सचिव और डीजीपी को कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉब लिंचिंग के मामलों के लिए जो नोडल अफसर नियुक्त किए गए थे वो ही अब कश्मीरी नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। कोर्ट एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों को निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। We have issued unambiguous communication to UGC to issue clear directions to all the universities across the country, wherever, especially where there are Kashmiri students are there, to ensure that the security of a student shall be utmost priority, and that they must take all steps forward. If requiring to take any help from the state governments or the law enforcing agencies, they must do it. So this communication has been sent yesterday by the ministry, and then UGC will be communicating it to all the universities. आगे बढ़ते हैं, बाजार की बात करते हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में फिर दबाव भरा कारोबार रहा। निफ्टी को 10,800 के पार जाने में मुश्किलें हो रही हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग कल के ही स्तर पर बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी 185 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक में आईएनजी ग्रुप की ब्लॉक डील से 3% हिस्सेदारी बेचने की वजह से बैंक निफ्टी पर दबाव बना। सरकारी और निजी बैंकों में कमजोरी रही। हालांकि मिड कैप शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो ऑटो, मेटल और रियल्टी में बढ़त देखने को मिली। उधर मंदी से जूझ रहे रियल एस्टेट सेक्टर जीएसटी में राहत की उम्मीद कर रहा है, लेकिन अब इस सेक्टर में एनपीए पर खतरे की घंटी बजने लगी है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने पीएमओ, वित्त मंत्रालय और आरबीआई को चिट्ठी लिखकर जल्द कदम उठाने को कहा है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। तो आलोक, रियल एस्टेट सेक्टर में एनपीए के खतरे पर मंत्रालय ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर क्या डिटेल है आपके पास? इस वक्त पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर सरकार अलर्ट मोड में है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और आरबीआई को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस पूरे सेक्टर पर डिफॉल्ट का खतरा मंडरा रहा है और इसको लेकर अलर्ट मोड में रहने की ज़रूरत है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, ताकि इस पूरे सेक्टर को एनपीए होने से बचाया जा सके। जो जानकारी मिल रही है कि जो खास तौर से एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनियां और साथ ही साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, उन पर भी बराबर नज़र बनाए रखने की बात कही गई है, ताकि अगर किसी कंपनी का एक दिन का भी डिफ़ॉल्ट हो तो उसके लिए पहले से तैयारी कर ली जाए। साथ ही साथ मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अगर इस तरह का कोई डिफ़ॉल्ट की सूचना आती है 180 दिन से अगर 181 दिन भी होता है तो उसकी सूचना तत्काल मंत्रालय से शेयर की जाए, ताकि आगे की उस पर कार्रवाई की जा सके। हालांकि इस बात को पहले भी कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने एक अपनी रिपोर्ट के जरिए प्रधानमंत्री कार्यालय को पूरी सूचना दी थी कि पूरे सेक्टर में जो एक्सपोजर है इस वक्त 1 लाख करोड़ रुपए का है और ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है और इसको लेकर लगातार एक तरह से नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि इस सेक्टर को उबारा जा सके। और हालांकि सरकार अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक तरह से बूस्ट पैदा करे, लेकिन दिक्कत यह है कि एक कोशिश भी की जा रही है जीएसटी काउंसिल के ज़रिए, वो अभी राजनीति में उलझी हुई है। देखना होगा रविवार को कि आखिर उसमें से क्या नतीजे निकलते हैं, क्या कुछ तरीके निकलते हैं जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिल सके। ठीक है, शुक्रिया आलोक इन तमाम जानकारियों के लिए। उधर प्याज की बात करते हैं। अब देश में कई बार चुनावों में प्याज ने पार्टियों को रुलाया है। शायद यही वजह है कि इस साल सरकार सचेत है, कम उत्पादन मुसीबत ना बने, इसके लिए सरकार अभी से तैयारी कर रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं संवाददाता असीम मनचंदा के पास। असीम, प्याज के कम उत्पादन से निपटने के लिए सरकार ने क्या प्लान तैयार किया है? देखिए, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में सूखा पड़ा है जिससे प्याज की पैदावार के ऊपर असर पड़ा है। पिछले साल करीबन 66 लाख मैट्रिक टन के आसपास प्याज का उत्पादन हुआ था, लेकिन इस साल ये घट करके 33 लाख टन जो है रहने का अनुमान है। सरकार को लगता है कि आने वाले दिनों में प्याज जो है वो जनता को रुला सकता है, उन महंगा प्याज जनता को खरीदना पड़ सकता है, तो इसलिए सरकार पहले की तैयारी जो इसको कर रही है। कंटीजेंसी प्लान जो सरकार ने तैयार कर लिया है। नेफेड को निर्देश दिए कि आप 25,000 टन जो है प्याज खरीदिए। रबी फसल का अराइवल जो है आना भी शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद नेफेड जब 25,000 टन प्याज खरीदेगा उसके लिए उसको 50 करोड़ रुपए जो है वो भी दे दिए गए हैं। और इसके साथ साथ सरकार इंपोर्ट की तैयारी जो है वो भी कर रही है। जल्दी इंपोर्ट के टेंडर जो है वो भी जारी किए जा सकते हैं। सरकार को लग रहा है कि आने वाले दिनों में चुनाव आने वाले हैं, अगर उस दौरान अगर प्याज की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका नेगेटिव असर जो है वो पड़ेगा, तो इसलिए सरकार इसको लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और पूरी तैयारी करके सरकार चल रही है।
ठीक है, आप असीम रहिए मेरे साथ। एक और बड़ी खबर है जिस पर आपसे जानकारी चाहेंगे। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने डीटीएच ऑपरेटर्स, मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स को चैनल को उनकी सही कैटेगरी में दिखाने के निर्देश जारी किए हैं। रेगुलेटर ट्राई के मुताबिक कुछ प्लेटफॉर्म चैनल को उनकी सही कैटेगरी में नहीं दिखा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता असीम मनचंदा से। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्राई के एडवाइजर अरविंद कुमार। आप दोनों का स्वागत है। अरविंद जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले असीम बताइए, ट्राई ने चैनल कैटेगरी को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है उसका मतलब क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जो टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरए है, इसको ये शिकायतें मिली थी कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जो डीटीएच ऑपरेटर है या केबल सर्विस प्रोवाइडर है या एमएसओ है, वो चैनल्स को जो है अलग अलग कैटेगरी में दिखा रहे थे। हर एक चैनल को उसकी कैटेगरी के हिसाब से लाइसेंस जो है वो दिया जाता है, चाहे वो मूवीज़ चैनल की उसको लाइसेंस मिला हो या फिर उसको न्यूज़ दिखाने का लाइसेंस मिला हो, किड्स चैनल दिखाने का लाइसेंस मिला हो। लेकिन कुछ हो रहा था कि कुछ जो प्लेटफार्म है वो एक चैनल को 2 बार दिखा रहे थे, 2 कैटेगरीज में जो दिखा रहे थे, जिससे उपभोक्ता को परेशानी जो है वो भी हो रही थी। खासतौर पर कि ट्राई के जो है निर्देश है कि आप एक चैनल को 2 बार जो है वो नहीं दिखा सकते हैं, और एक चैनल का अगर नंबर आपने उसको दिया है तो एक ही नंबर उसको अलॉट कर सकते हैं और 1 साल तक वो नंबर जो है वो भी उसमें भी बदलाव जो है वो नहीं होगा। तो कुछ जो प्लेटफार्म है वो उसको वायलेशन जो है वो कर रहे थे, तो टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरए उनको निर्देश दिए कि हम सख्ती से जो है इसका पालन करने जा रहे हैं। ठीक है, असीम रही मेरे साथ अरविंद कुमार, एडवाइजर ट्राई मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं। तो अरविंद जी, जैसा कि ट्राई ने जो निर्देश जारी किया है प्लेटफॉर्म और चैनल प्लेटफॉर्म्स को या डीटीएच ऑपरेटर्स को, वो जो ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है अगर वो बात नहीं मानते ट्राई की? तो ये तो हमारे रेगुलेशन हमने इशू किया हुआ है इस पे, जो 2017 का रेगुलेशन है जिसको अभी हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। इस रेगुलेशन का वायलेशन होगा और जो भी ट्राई एक्ट में प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को क्या शिकायत मिली थी सर? किसने शिकायत की कि ये कैटेगरी में चैनल नहीं रख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म? हमारे पास इस तरह की कई शिकायतें आई थी कि जो स्पेशली एमएसओज हैं वो एक चैनल, कोई पर्टिकुलर चैनल है उसको कई जॉनर में दिखा रहे हैं और उनको कई चैनल नंबर भी एलोकेट कर रहे हैं, और ये हमारे रेगुलेशंस जो 2017 के इंटरकनेक्शन के रेगुलेशन है उसके खिलाफ है। तो आज हमने उनको एक दिशा निर्देश दिया है कि आप इसका अक्षरशः मतलब लेटर एंड स्पिरिट में पालन करें, और अगर आप पालन नहीं करेंगे तो जो भी प्रोविजंस है ट्राई एक्ट के उनके तहत आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया अरविंद जी हमसे जुड़ने के लिए। असीम, आपका भी शुक्रिया। तो ट्राई ने एक बार फिर से एमएसओज जो खासकर या जो प्लेटफॉर्म है डीटीएच ऑपरेटर है उनको ये निर्देश दिया है कि जिस कैटेगरी के चैनल है उसी कैटेगरी में दिखाएं। और ट्राई के नए नियम के मुताबिक क्या आपने अपने चैनलों का चुनाव कर लिया है? नहीं तो जल्दी कीजिए और आवाज, कलर्स और एमटीवी जैसे अपने पसंदीदा चैनलों का चुनाव कीजिए। आपको बता दें कि आप सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में चुन सकते हैं कलर्स वाला वैल्यू पैक, जिसमें आपको मिलेंगे आपके सभी मनपसंद चैनल सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में। और नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे में करीब 1,30,000 बंपर भर्तियां होने वाली हैं। इसमें सामान्य वर्ग के गरीबों को भी आरक्षण का फायदा मिलेगा। रोजगार समाचार में कल नोटिफिकेशन प्रकाशित होगा। जूनियर क्लर्क, टीसी, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर जैसे पदों पर भर्तियां होंगी। 28 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा टेक्नीशियन के लिए भी अगले महीने में आवेदन शुरू होंगे। मलेरिया इंस्पेक्टर, नर्स, लैब असिस्टेंट के लिए भी भर्तियां होनी हैं। और अब आप व्हाट्सएप पर गलत मैसेज या धमकी भरे मैसेज भेजने वालों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे। दूरसंचार विभाग ने ग्राहकों के लिए एक नई ईमेल आईडी जारी की है, जिस पर ग्राहक धमकियों भरे मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को धमकियों भरे नंबर पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा पुलिस को भी कार्रवाई करने के लिए सूचना दी जाएगी। उधर फूड रेगुलेटर फसाई का नया नियम ब्रांडी और बियर के शौकीनों का स्वाद बिगाड़ सकता है। दरअसल एफएसएसएआई ने देश में शराब पर नए नियम जारी किए हैं, जिसके बाद इसे बनाने वाली कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगर फसाई की तरफ से तैयार शराब के स्टैंडर्ड 1 अप्रैल से लागू हो गए तो माइक्रो ब्रूअरीज में बनने वाली क्राफ्ट बियर इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो सकती है। इस नए स्टैंडर्ड में बियर में यीस्ट की मात्रा सीमित करने की बात कही गई है, जबकि लगभग सारी क्राफ्ट बियर में यीस्ट का इस्तेमाल होता है। देश भर में 170 से अधिक माइक्रो ब्रूअरीज हैं और ये तेजी से बढ़ रही हैं।
यीस्ट को क्राफ्ट बियर में अलग स्वाद की वजह से डाला जाता है, जबकि बोतल बंद बियर में इसकी जरूरत नहीं होती। स्टैंडर्ड में माइक्रो ब्रूअरीज के लिए अलग कैटेगरी नहीं है। बहुत सारे स्टाइल्स, बहुत सारे तरीके की बियर मार्केट से एकदम चली जाएगी। वी वोंट बी एबल टू मेक दोज स्टाइल्स ऑफ बियर, है ना जी। अगर ये रूल इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर हमारे लिए ऑप्शन यही बचेगा कि हम कुछ तरीके की लागर बनाएं। यही नहीं, इन नियमों से ब्रांडी बनाने वाली कंपनियां भी परेशान हैं, क्योंकि इसमें भी 2% ग्रेप वाइन डालने का प्रस्ताव है। इसके बाद भारतीय ब्रांडी महंगी हो जाएगी, जबकि फसाई का कहना है कि शराब बनाने वाली कंपनियों को इस नियम की जानकारी दी गई थी, मगर इसे लागू करने से ठीक पहले ही शिकायतें मिली हैं। जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स बनते हैं उसमें एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है कंसल्टेशन का, लेकिन उसके बाद में भी अगर फाइनल नोटिफिकेशन के बाद में भी कोई समस्या रहती है, इम्प्लीमेंटेशन का समय दिया जाता है। उस समय में भी अगर कुछ ऐसी कमी पाई जाती है जिसमें स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है, वो किया जाता है। इस नियम के लागू होने के बाद शराब बनाने वाली कंपनियों को न सिर्फ कड़े मानकों का पालन करना होगा, बल्कि पैकेजिंग पर पहले से ज्यादा बड़े और स्पष्ट अक्षरों में चेतावनी भी देनी होगी। रोहन सिंह, दिल्ली।